दवाइयां हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे बुखार हो, दर्द हो या कोई सीरियस बीमारी हो, दवाइयां हमारी हेल्प करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दवाइयां काम कैसे करती हैं? दवाइयों के एक्शन के पीछे बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस होती हैं। जब हम कोई दवाई लेते हैं तो वो हमारे शरीर में कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि दवाइयां कैसे काम करती हैं, ताकि हम उनको सही तरीके से यूज कर सकें और साइड इफेक्ट्स से बच सकें। इफेक्ट्स का क्या है? दवाइयां हमारे शरीर में अलग अलग टारगेट्स पर काम करती हैं। ये टारगेट्स हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं और इनका सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी होता है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं प्रोटीन्स, एंजाइम्स और रिसेप्टर्स। ये सभी टारगेट्स हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रोटीन्स हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को बनाते हैं और बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे मसल्स, स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स का हिस्सा होते हैं और सेल्यूलर फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। दवाइयां प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करके उनके काम को अफेक्ट कर सकती हैं। ये इंटरेक्शन प्रोटीन्स के फंक्शन को मॉडिफाई कर सकता है, जिससे थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एंजाइम्स केमिकल रिएक्शंस को तेज करने में हेल्प करते हैं। ये रिएक्शंस हमारे मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और अन्य बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए जरूरी होते हैं। दवाइयां एंजाइम्स को ब्लॉक करके या उनका प्रोडक्शन बढ़ाकर बीमारियों का इलाज कर सकती हैं। ये इनहिबिशन या एक्टिवेशन डिजीज मैनेजमेंट में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। रिसेप्टर्स सेल्स के सरफेस पर पाए जाते हैं और शरीर में सिग्नल्स रिसीव करते हैं। ये सिग्नल्स हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और अन्य मॉलिक्यूल्स से आते हैं। दवाइयां रिसेप्टर्स के साथ अटैच होकर उनके काम को अफेक्ट कर सकती हैं। ये इंटरैक्शन सेल्यूलर कम्युनिकेशन को मॉडिफाई कर सकता है, जिससे थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। रिसेप्टर्स और दवाइयों के बीच के इंटरैक्शन को समझने के लिए हम लॉक और की का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक चाबी सिर्फ अपने वाले ताले को ही खोल सकती है, वैसे ही दवा सिर्फ अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ही जुड़ सकती है। जब दवा अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से जुड़ती है तो ये किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्टार्ट या स्टॉप कर सकती है। ये मैकेनिज्म हमारे शरीर की कॉम्प्लेक्सिटी और दवाइयों की स्पेसिफिसिटी को दर्शाता है। बीटा ब्लॉकर्स हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। ये दवाइयां बीटा रिसेप्टर्स के साथ अटैच होकर उनको ब्लॉक कर देती हैं और हार्ट बीट को नॉर्मल करती हैं। ओपियोइड्स दर्द कम करने वाली दवाइयां होती हैं जो ब्रेन के ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होती हैं। मॉर्फिन और कोडीन जैसे ओपियोइड्स का यूज बहुत ज्यादा दर्द के इलाज में होता है। बीटा ब्लॉकर्स और ओपियोइड्स के एग्जाम्पल से यह साफ होता है कि दवाइयां कैसे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़कर उनके काम को अफेक्ट करती हैं। सेक्शन 5 एंजाइम इनहिबिशन, एस इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिशन दवाइयों के काम करने का एक इंपॉर्टेंट तरीका है। एस इनहिबिटर्स एक तरह की दवाई होती है जो एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसी को ब्लॉक करती है। एसी एंजाइम ब्लड वेसल्स को नैरो करने में हेल्प करता है। जब एस इनहिबिटर्स इस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं तो ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है और इस तरह ब्लड प्रेशर कम होता है। तो एंजाइम इनहिबिशन दवाइयों के काम करने का एक इंपॉर्टेंट तरीका है। यह हमें बताता है कि कैसे दवाइयां एंजाइम्स के काम को ब्लॉक करके बीमारियों का इलाज करती हैं। सेक्शन 6 आयन चैनल्स एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। आयन चैनल्स सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और आयंस के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का यूज एपिलेप्सी के इलाज में होता है और ये आयन चैनल्स के साथ इंटरैक्ट करके काम करती हैं। एपिलेप्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन में अनयूजुअल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आयन चैनल्स को अफेक्ट करके इस अनयूजुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं।
तो आयन चैनल्स और उनका रोल समझना बहुत जरूरी है। ये हमें बताता है कि कैसे दवाइयां आयन चैनल्स को अफेक्ट करके एपिलेप्सी जैसे कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस का इलाज कर सकती हैं। सेक्शन 7, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज विद इंसुलिन। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज हमारे शरीर में बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल ब्रेन के गिर जाता है। इंसुलिन इस ग्लूकोज को सेल्स में एंटर करने में हेल्प करता है, जिससे एनर्जी बनती है। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज और उनका रोल समझना बहुत जरूरी है। यह हमें बताता है कि कैसे दवाइयां और हार्मोन्स हमारे शरीर में कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। Antagonists, morphine and naloxone. These two drugs play crucial roles in the field of medicine, particularly in pain management and emergency treatment. Agonists और antagonists. दवाइयों के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। ये दवाइयां हमारे शरीर में रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं और उनके फंक्शंस को मॉडिफाई करती हैं। एगनिस्ट्स वो दवाइयां होती हैं जो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं, जिससे एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, जबकि एंटागनिस्ट्स वो होती हैं जो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं और उस रिस्पॉन्स को रोकती हैं। मॉर्फिन एक पोटेंट एगनिस्ट है जो ओपियोइड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और दर्द को कम करता है। यह अक्सर सर्जरी के बाद या क्रॉनिक पेन कंडीशंस में यूज किया जाता है। दूसरी तरफ नलोक्सोन एक पावरफुल एंटागनिस्ट है जो ओपियोइड रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है और ओपियोइड ओवरडोज के इलाज में यूजफुल होता है। यह लाइफ सेविंग ड्रग है जो ओवरडोज के सिम्टम्स को रिवर्स कर सकती है। तो एगनिस्ट्स और एंटागनिस्ट्स का रोल समझना बहुत जरूरी है। ये दवाइयां हमारे शरीर में कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल पाथवेज को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये हमें बताता है कि कैसे अलग अलग दवाइयां अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करके उनके काम को अफेक्ट करती हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज इंटरैक्शंस हेल्प्स इन डेवलपिंग बेटर थेरेप्यूटिक स्ट्रेटजीज एंड इंप्रूविंग पेशेंट आउटकम्स। सेक्शन 9, सेलेक्टिव वर्स नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स। एस्पिरिन। दवाइयां सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव हो सकती हैं। सेलेक्टिव दवाइयां सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट्स को अफेक्ट करती हैं, जबकि नॉन सेलेक्टिव दवाइयां कई टारगेट्स को अफेक्ट करती हैं। एस्पिरिन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। एस्पिरिन एक नॉन सेलेक्टिव दवाई है जो अलग अलग एंजाइम्स को अफेक्ट करती है। यह दवाई दर्द, बुखार और सूजन को कम करने में यूजफुल होती है। तो सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव दवाइयों का रोल समझना बहुत जरूरी है। यह हमें बताता है कि कैसे अलग अलग दवाइयां अलग अलग टारगेट्स को अफेक्ट करके बीमारियों का इलाज करती हैं। सेक्शन 10, द सिग्निफिकेंस ऑफ फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकिनेटिक्स। फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकिनेटिक्स दवाइयों के एक्शन को समझने के दो इंपॉर्टेंट पहलू हैं। ये दोनों फील्ड्स मिलकर हमें दवाइयों के कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। फार्माकोडायनामिक्स ये बताता है कि दवाइयां हमारे शरीर में कैसे काम करती हैं, जबकि फार्माकोकिनेटिक्स ये बताता है कि दवाइयां हमारे शरीर में कैसे एब्जॉर्ब होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, मेटाबोलाइज होती हैं और एक्सक्रीट होती हैं। ये प्रोसेसेस दवाइयों के थेरेप्यूटिक इफेक्ट और सेफ्टी प्रोफाइल को डिटरमिन करते हैं। फार्माकोडायनामिक्स के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि दवाइयां अपने टारगेट्स पर कैसे इफेक्ट डालती हैं। ये हमें बताता है कि दवाइयां रिसेप्टर्स, एंजाइम्स और अदर मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं। इस इंटरैक्शन के बेसिस पर ही दवाइयों का थेरेप्यूटिक और एडवर्स इफेक्ट डिपेंड करता है। ये हमें बताता है कि दवाइयां रिसेप्टर्स, एंजाइम्स और अदर मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं। इस इंटरैक्शन के बेसिस पर ही दवाइयों का थेरेप्यूटिक और एडवर्स इफेक्ट डिपेंड करता है। दूसरी तरफ फार्माकोकाइनेटिक्स हमें यह समझने में हेल्प करता है कि दवाइयां हमारे शरीर में कैसे ट्रैवल करती हैं। यह प्रोसेस दवा के इफेक्ट और उसकी ड्यूरेशन को डिसाइड करती है। इसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के स्टेप्स शामिल होते हैं।
ये प्रोसेस दवा के इफेक्ट और उसकी ड्यूरेशन को डिसाइड करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स के थ्रू हम ये भी जान सकते हैं कि दवा का डोज कितना होना चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी से देना चाहिए। तो फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स का रोल समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों फील्ड्स मिलकर हमें दवाइयों के मैकेनिज्म और उनके इफेक्ट को गहराई से समझने में हेल्प करती हैं। इसके साथ ही ये हमें दवाइयों के सही यूज और उनके पोटेंशियल रिस्क्स को भी समझने में मदद करती हैं। ये तो किसी देती हमें ये दवाइयों के मैकेनिज्म और उनके इफेक्ट को गहराई से समझने में हेल्प करता है। इसके साथ ही ये हमें दवाइयों के सही यूज और उनके पोटेंशियल रिस्क्स को भी समझने में मदद करता है।